यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर चुके हैं कल, और मैंने आपको इसके बेसिक टर्म्स जो है वो एक्सप्लेन कर दी थी कि हम कौन कौन से वर्ड्स को इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, और थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। इसके अलावा हमने स्टडी किया था कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये तीन पैरामीटर हैं जिससे हम किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बाहर सराउंडिंग से कैसे डिफरेंट है। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, जो भी लॉज होती हैं वो तो फर्स्ट से स्टार्ट होती है ना, ऐसा बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन ये जो लॉ है इसका नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आपने न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, तो उसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ इस तरह से स्टडी किया जाता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ये जीरोथ लॉ है। जीरोथ लॉ मतलब कि जीरो लॉ है। इसका रीजन ये है कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पहले बनाए जा चुके थे। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पहले बनाए जा चुके थे। फर्स्ट लॉ में ये एक्सप्लेन किया गया था कि हीट एनर्जी से वर्क डन हो सकता है और टेम्परेचर राइज हो सकता है। ये तो हमने लास्ट चैप्टर में भी स्टडी किया कि हीट एनर्जी से दो वर्क हो सकते हैं, या तो वर्क डन होगा, या तो गैस एक्सपेंड होगी, या क्या होगा, या टेम्परेचर राइज होगा। दोनों में से एक काम होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। तो ये बताया गया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ये बताया गया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें हीट एनर्जी को एक्सप्लेन किया गया कि उससे वर्क डन हो सकता है या उससे टेम्परेचर राइज हो सकता है, किसी भी गैस का या किसी भी मटेरियल का। तो हीट एनर्जी दूसरे टाइप्स की एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, ये बताया गया। इसके बाद सेकेंड लॉ बना, फर्स्ट लॉ बनाया गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर फर्स्ट लॉ बनाया गया था। और सेकेंड लॉ बनाया गया जिसमें यह बताया गया कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, मतलब हम जो हीट एनर्जी देंगे वो किसी ना किसी दूसरी फॉर्म में डिसिपेट होगी। जैसे कि हम लोग कार और बाइक के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन की आवाज आती है, इंजन गर्म भी होता है। तो वो एनर्जी, जो भी हीट एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट एनर्जी साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, और वो साउंड एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं है। हम उस एनर्जी से कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सेकेंड लॉ में एक्सप्लेन किया गया कि हम जो भी हीट एनर्जी देंगे किसी भी सिस्टम को, वो हीट एनर्जी डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एंड साउंड। वो एनर्जी डिसिपेट होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज के अंदर। तो ये फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ बना दी गई। उसके बाद में डिस्कस किया गया टेम्परेचर के बारे में कि हीट एनर्जी फ्लो करती है तो क्यों करती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। हीट एनर्जी फ्लो करती है तो क्यों करती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो टेम्परेचर डिफरेंस को बाद में स्टडी किया गया। अब फर्स्ट लॉ बन गई, सेकेंड लॉ बन गई। उसके बाद अब जो लॉ बनानी है उसको क्या नाम दिया गया, उसको जीरो नाम दिया गया, क्योंकि ये लॉ हमें किससे पहले पढ़नी पड़ेगी, फर्स्ट और सेकेंड लॉ से पहले पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि टेम्परेचर के बारे में जब तक नहीं पता होगा तब तक हम हीट एनर्जी के ट्रांसफर को नहीं बता पाएंगे कि हीट एनर्जी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है हीट एनर्जी। तो जीरोथ लॉ टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में बताता है, टेम्परेचर के बारे में बताता है जीरोथ लॉ। तो ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि पहले फर्स्ट और सेकंड लॉ बना दिए गए, हीट एनर्जी को एक्सप्लेन कर दिया गया, लेकिन टेम्परेचर को तो एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो टेम्परेचर को जब एक्सप्लेन किया गया, बताया गया कि टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पर ही हीट एनर्जी को समझा जा सकता है, तो वो जो अब लॉ बनाई गई उसको जीरोथ लॉ नाम दिया गया, ताकि लोग इसको फर्स्ट और सेकंड के बाद में ना पढ़ें, फर्स्ट और सेकंड लॉ से पहले पढ़ें। तो इसीलिए इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं। स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। when the thermodynamical system when the thermodynamical systems A and B, thermodynamical systems A and B are in thermal equilibrium, are separately in, 'in'
थर्मल इक्विलिब्रियम in thermal equilibrium with the third thermodynamical system C, with the third thermodynamical system C, then the system A and B, comma, then the systems A and B are, then the systems A and B are in thermal equilibrium with each other also. Are in thermal equilibrium with each other also. With each other also. This is the zeroth law of thermodynamics. ये zeroth law है thermodynamics की. देखिए इस लॉ को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं. ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा. इसमें ये लिखा गया कि दो सिस्टम है A एंड B. वो दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे अगर वो तीसरे सिस्टम के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में. पहले दो सिस्टम बनाते हैं A और B, फिर उसको थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में डाल देते हैं. देखिए डायग्राम को समझिए. दो डायग्राम्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं. दिस इज द फर्स्ट डायग्राम. इसमें ये जो सिस्टम है दिस इज सिस्टम सी, और इस सिस्टम को हमने सेपरेट कर रखा है. मतलब इसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी गैस है, ये गैस बाकी दो सिस्टम से अलग है. कौन सी वॉल से? डायथर्मिक वॉल से. दिस इज ए कंडक्टिंग वॉल. कंडक्टिंग वॉल बोल दीजिए या डायथर्मिक वॉल भी बोल सकते हैं. तो दिस इज ए कंडक्टिंग वॉल. यहां पर एक सिस्टम है A और एक सिस्टम हमने यहां पर बनाया B, और इनके बीच में जो वॉल है दैट इज एडियाबैटिक वॉल. एडियाबैटिक मतलब हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होने वाला, नॉन कंडक्टिंग वॉल है. तो इस डायग्राम से आपको कुछ क्लियर हो जाएंगी कुछ बातें. फिर एक डायग्राम और बनाऊंगा मैं. अभी देखिए हमारे पास तीन सिस्टम है, सिस्टम A, सिस्टम B एंड सिस्टम C, और ये तीनों को वॉल से अलग किया गया. A सिस्टम B से अलग है, इनके बीच में एडियाबैटिक वॉल है, तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता A और B के बीच में. A C के साथ हीट एनर्जी का ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि इनके बीच में कंडक्टिंग वॉल है. B हीट एनर्जी का ट्रांसफर कर सकता है C के साथ, एक्सचेंज कर सकता है हीट को क्योंकि यहां पर भी कंडक्टिंग वॉल है. तो A और B सिस्टम को एडियाबैटिक वॉल से अलग करना है, और इन दोनों सिस्टम को C के साथ सेपरेट किया गया कंडक्टिंग वॉल से. तो यहां पर हीट एक्सचेंज हो सकती है, यहां पर हीट एक्सचेंज हो सकती है. अब ये जो A सिस्टम है, अब ध्यान से सुनिए. अब मैं इनके टेम्परेचर्स लिखने वाला हूं. जो A सिस्टम है इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस. जो C सिस्टम है उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस. इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री. और जो B है इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. ये इनके टेम्परेचर्स मैंने लिख दिए. अब आप देख लीजिए हीट एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होगी. तो आंसर है हीट एनर्जी A से C की तरफ ट्रांसफर होगी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस. A इज एट द हाई टेम्परेचर एंड C इज एट द लो टेम्परेचर. A और B के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होगा. A और B के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो एडियाबैटिक वॉल है ना, नॉन कंडक्टिंग वॉल है. ये हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. तो A अपनी हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा किसमें? C में. तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, C का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. ठीक है. और इनमें क्या होगा? C का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. तो
हीट एनर्जी सी से किस तरफ आएगी, सी से बी की तरफ आएगी, और ए से किस तरफ जाएगी, सी की तरफ आएगी। तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना, हीट एनर्जी ए से लॉस्ट होती जाएगी और सी हीट एनर्जी को गेन करेगा। इसी तरह से हीट एनर्जी सी से लॉस्ट होती जाएगी और बी हीट एनर्जी को गेन करेगा। अब हमने देखा कि थोड़े देर के बाद में कौन सी कंडीशन आ गई, थोड़े टाइम के बाद में थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गए। थर्मल इक्विलिब्रियम कल ही डिस्कस किया था हमने, जब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज नहीं होते, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, अब इसके पहले जो टेम्परेचर थे उसको मैं बाहर लिखता हूं। अभी जो टेम्परेचर हो जाएंगे वो सुनिए। इसका टेम्परेचर था पहले 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर था पहले 50 डिग्री सेल्सियस, और ये जो बी है इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। अब हमने ये नोटिस किया कि तीनों के टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो चुके हैं, तीनों के टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो चुके हैं। ओके, मान ली बात। तो ये कौन सी कंडीशन में आ गई, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई। अब ए से सी की तरफ हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, ना सी से बी की तरफ हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ए से बी की तरफ हीट एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो रही और सी से बी की तरफ भी हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, बिकॉज देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस। यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस रहा ही नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो गया, तो हीट एनर्जी का कंडक्शन बंद हो गया। ओके, अब देखिए आगे की कहानी। दूसरा डायग्राम देखिए। अब मैं क्या करूंगा, इन वॉल को चेंज कर दूंगा। यहां पर ये जो एडियाबैटिक वॉल थी, इस वॉल की जगह मैं कंडक्टिंग वॉल लगा दूंगा और यहां पर एडियाबैटिक वॉल लगा दूंगा। तो ए और बी के बीच में जो एडियाबैटिक वॉल थी उस वॉल को मैंने चेंज कर दिया और यहां पर कौन सी वॉल लगा दी, यहां पर मैंने कंडक्टिंग वॉल लगा दी। और इस जगह पर मैंने कौन सी वॉल लगा दी, इस जगह पर एडियाबैटिक वॉल को मैंने फिक्स कर दिया। नाउ आई हैव चेंज द वॉल एडियाबैटिक्स। ठीक है, तो ये एडियाबैटिक वॉल हमने लगा दी यहां पर और कंडक्टिंग वॉल यहां लगा दी। अब आप ये बताइए, क्या ए और बी के बीच में कोई हीट एक्सचेंज होगा क्या? अब क्या ए और बी के बीच में कोई हीट एक्सचेंज होगा? तो आप देखिए, मैंने इन कंडक्टिंग वॉल, यहां पर कंडक्टिंग वॉल लगा दी। अब हम देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, ए और बी के बीच में भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। यही तो स्टेटमेंट थी कि अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा और सी अगर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ में, तो यहां पर भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कोई भी हीट एनर्जी चेंज नहीं होगी। इनके टेम्परेचर दोनों के 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इस एक्सपेरिमेंट से समझ आता है कि पहले हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी ए से सी में और सी से बी में, और धीरे धीरे इन सबके टेम्परेचर सेम हो गए। अब हमने अगर इनके बीच में कंडक्टिंग वॉल लगा भी दी, तब भी हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये सब थर्मल इक्विलिब्रियम में। और यही स्टेटमेंट यहां पर लिखी गई है, व्हेन द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स ए एंड बी, अगर ए और बी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? थर्ड थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के साथ, मतलब सी के साथ। अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, then the system A and B are in the thermal equilibrium with each other also. With each other also. Okay. तो यही था जीरोथ लॉ। अब जीरोथ लॉ से क्या सीखने को मिला? तो आंसर है हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तक हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर, और जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाएगा, हीट एनर्जी ट्रांसफर होनी बंद हो जाएगी, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अब इसको मैं एक सिंपल से तरीके से लिखता हूं। यहां पर हमने एक एडियाबैटिक वॉल लगाई थी पहले,
सॉरी, ये कंडक्टिंग वॉल फर्स्ट डायग्राम में, ये फर्स्ट डायग्राम में कंडक्टिंग वॉल है, और जिसमें मैं ये वाला डिजाइन बना रहा हूँ वो वाली कौन सी वॉल है, वो एडियाबैटिक वॉल है। तो ये दोनों वॉल्स अलग अलग हमें दिख रही हैं। दिस इज सिस्टम सी, दिस इज सिस्टम ए, दिस इज सिस्टम बी। इसका जो भी टेम्परेचर है टी ए, इसका टेम्परेचर है टी सी, इसका टेम्परेचर है टी बी। तो टी ए और टी सी का टेम्परेचर जब बराबर हो जाएगा तब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो मैं इसके लिए एक कंडीशन लिखता हूं, टी ए इज इक्वल टू टी सी, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। इसका टेम्परेचर भी 40 हो गया, इसका टेम्परेचर भी 40 हो गया, तो मतलब इनके बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा। इसी तरह से इसका टेम्परेचर भी 40 था और इसका भी 40 हो गया था बाद में थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इसका इन दोनों के टेम्परेचर भी बराबर हो गए थे। तो उस केस में हम लिखेंगे TB इज इक्वल टू TC। TA और TC का टेम्परेचर बराबर है थर्मल इक्विलिब्रियम में, TB और TC का टेम्परेचर भी बराबर है थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि TA और TB का टेम्परेचर भी इक्वल होगा, जैसा कि अभी एग्जांपल में लिखा था मैंने। पहले इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बाद में तीनों के टेम्परेचर कितने हो चुके थे, 40 डिग्री सेल्सियस। थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तीनों के टेम्परेचर 40 हो चुके थे। तो अगर TA TC के बराबर है और TB TC के बराबर है तो हम TA और TC को भी क्या लिख सकते हैं, सॉरी, हम TA और TB को भी क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो सेकंड डायग्राम में देखिए, सेकंड डायग्राम में मैंने यहां पर एडियाबैटिक वॉल लगा दी थी। So this is the adiabatic wall between A, B, between A and C and B and C। और यहां पर कौन सी वॉल लगा दी, यहां पर हमने कंडक्टिंग वॉल लगा दी। अब इसका टेम्परेचर भी 40 है, इसका टेम्परेचर भी 40 है, इसका टेम्परेचर भी 40 है। अब वॉल चेंज करने से कुछ नहीं होगा, तो हम लिखेंगे हेयर TA इज इक्वल टू TB। इनमें हीट एक्सचेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों के टेम्परेचर भी बराबर थे। तो ये है 0th लॉ। फिर से समझ लीजिए, अगर A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B एक दूसरे के साथ भी किसमें मिलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में मिलेंगे। दैट इज 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सिंपल सी लॉ है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये लॉ हमें ये सिखा के जाती है कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर रुक जाता है। मतलब जब सभी बॉडीज के टेम्परेचर सेम हो जाते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाता है, तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर रुक जाता है। ओके, सो दिस इज द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी। हीट एनर्जी के बारे में तो हम पूरा चैप्टर स्टडी कर चुके हैं, इंटरनल एनर्जी भी हमने उसमें डिस्कस की थी, लेकिन फिर से सुन लीजिए। देखिए, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है पार्टिकल्स के मोशन पे, पार्टिकल्स के मोशन पे डिपेंड करेगी, और किस पे डिपेंड करेगी, उनके कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उनके बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स है, उस पर डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये गैस के पार्टिकल रैंडमली अलग अलग डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको हीट एनर्जी दूंगा, यहां पर बर्नर लगा करके इसको गर्म करूंगा, तो हम देखते हैं कि इनके मोशन इंक्रीज हो जाते हैं। मोशन इंक्रीज हो जाते हैं तो मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देखिए, पार्टिकल के मोशन से ही रिलेटेड है टेम्परेचर, और इंटरनल एनर्जी भी किससे रिलेटेड है, पार्टिकल के मोशन से ही रिलेटेड है। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। ये वाली जो मोशन से रिलेटेड है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और जो उनके कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एनर्जी है
दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। बस इनके आगे एक वर्ड लगा देना है आपको, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। देखिए मेरे पास ये एक सिस्टम है, ये एक चौक है, तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अगर मैं इस पूरे चौक को ऐसा थ्रो करूंगा तो ये है एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बाहर से मैंने इस पर वर्क किया, वर्क करके मैंने इसको मोशन में लाया, अब ये चल करके जाएगा, जिससे भी टकराएगा उस पर वर्क करेगा, तो इसके पास एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी है। हम एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की। मतलब इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो जो मोशन कर रहे हैं, वो जो वाइब्रेशन कर रहे हैं, उनके वाइब्रेशंस के कारण इन पार्टिकल्स में जो एनर्जी है दैट इज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। बाहर से हम जो एनर्जी दे रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इस सिस्टम को मैंने यहां पर ऐसा रख दिया, जैसे ही मैंने यहां पर रखा, इस सिस्टम के अंदर जो भी पार्टिकल के वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उन वाइब्रेशंस के कारण इसके पास जो एनर्जी है दैट इज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। अब सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल्स होंगे और ये पार्टिकल्स कहीं पर भी चल करके नहीं जा सकते, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है क्योंकि ये वाइब्रेशंस कर रहे हैं, इनके पास इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी है क्योंकि ये पार्टिकल इस पोजीशन पर रुका हुआ है, क्योंकि इसके आसपास के पार्टिकल इस पर क्या लगा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। तो इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये कहीं चल करके जा नहीं सकता, तो इसकी पोजीशन के कारण, इसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसके पास जो एनर्जी है दैट इज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को किससे लिखते हैं, तो आंसर है यू, कैपिटल यू से लिखा जाता है और इसके सबस्क्रिप्ट में के लिख देते हैं, यू के, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और यू पी लिख देंगे तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके सबस्क्रिप्ट में पी लिख देंगे तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, के लिख देंगे तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, लेकिन जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो पार्टिकल इतनी दूर दूर होते हैं कि एक दूसरे पर बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, तो ज्यादा एनर्जी उनके पास कौन से वाली होती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ज्यादा एनर्जी उनके पास इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होती है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता। सॉलिड्स में उल्टा है, सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। पार्टिकल अपनी पोजीशन पे रहेंगे तो पोजीशन के कारण उसके पास जो एनर्जी होगी दैट इज अट्रैक्शन फोर्स के कारण, रिपल्शन फोर्स के कारण जो भी एनर्जी होगी उसके पास, उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी इन दोनों एनर्जीज का सम है। तो अगर मैं इन दोनों एनर्जी को जोड़ दूंगा, इंटरनल एनर्जी को किससे लिखा जाता है, कैपिटल यू से लिखा जाता है। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द, इसको यू से लिखेंगे, इज द सम ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो अगर मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, इतने पार्टिकल्स मैंने इसमें फिल कर दिए। तो इतने सारे पार्टिकल्स सब एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, सब एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स भी लगाएंगे। तो उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण इनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ये रैंडम मोशन कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, टोटल इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ इट्स इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे पास ये जो कंटेनर था, इसमें जो भी गैस है, उन गैस के जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सारे पार्टिकल्स के पास जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है, उनके सम को क्या बोला जाता है, इंटरनल एनर्जी। उनके सम को क्या बोला जाता है, इंटरनल एनर्जी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, टेम्परेचर कौन सी इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी से या इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी से? टेम्परेचर जो क्वांटिटी हमने स्टडी की थी चैप्टर 11 के अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, वो कौन सी क्वांटिटी से रिलेटेड है? जो टेम्परेचर है वो रिलेटेड है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी से। जो टेम्परेचर होता है वो किससे रिलेटेड होता है, पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड होता है। सो
टेम्परेचर इज रिलेटेड टू इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है? पार्टिकल के मोशन से। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है? पार्टिकल के मोशन से। तो आप ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल के मोशन पे डिपेंड करता है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी पे। मोशन पे डिपेंड करता है मतलब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी तो है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मोशन जितना फास्ट होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा? टेम्परेचर। तो अगर मैं इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पार्टिकल का मोशन बढ़ाना पड़ेगा। वो किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसको कंप्रेस कर देंगे, इसको हीट एनर्जी दे देंगे, इसको लाइट एनर्जी दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, तो किसी भी तरीके से इन पार्टिकल का मोशन इंक्रीज किया जा सकता है। तो अगर मैं इनके मोशन को इंक्रीज कर दूंगा, ये फास्ट मूविंग हो जाएंगे, तो इनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मतलब क्या बढ़ जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखिए मैं आपको इंटरनल एनर्जी क्यों पढ़ा रहा हूं? इंटरनल एनर्जी मैं इसलिए बढ़ा रहा हूं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि इंटरनल एनर्जी का ही पार्ट है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर हम इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दें तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये भी बोला जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट ही सही है, दोनों स्टेटमेंट ही सही है। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना। देखिए यू के लिखा हो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का मतलब है कि आप उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जी। वैसे तो हमने ये स्टडी कर लिया था जब मैंने आपको हीट एनर्जी की डेफिनेशन बताई थी, टेम्परेचर की डेफिनेशन बताई थी, तब हमने ये चीजें स्टडी कर ली थी। ओके, और हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी भी पार्टिकल के मोशन से ही रिलेटेड है। तो हीट एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी ये चीज है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है वही हीट एनर्जी होती है। वही क्या होती है? हीट एनर्जी होती है। मैंने ये नहीं बोला कि ये इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ही टेम्परेचर है, मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेचर इससे रिलेटेड है, रिलेटेड है। और ये जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, आप इसको क्या बोल सकते हैं? आप इसको हीट एनर्जी बोल सकते हैं। पार्टिकल का मोशन जितना ज्यादा होगा उतनी ही उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ही वो फास्ट चलेंगे, जितनी फास्ट चलेंगे उतनी ही उनके पास हीट एनर्जी होगी। तो हीट एनर्जी ही इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, या इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ही क्या बोली जाती है? हीट एनर्जी बोली जाती है। और टेम्परेचर इससे रिलेटेड है, टेम्परेचर इससे रिलेटेड है। मोशन जितना ज्यादा, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा, मतलब कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। आई होप आपको ये अब कंपैरिजन जो है समझ आ गया होगा, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और हीट एनर्जी का।